को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 11 में दयालुता के माध्यम से संपूर्ण बने, इसमें टॉपिक जानेंगे। हमारी जरूरतें हमें एक बनाती है। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके थे और पार्ट 3 पढ़ेंगे आज हम। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। मैं वास्तव में किसी भी राजनीति से बचना चाहता था कि किसे खाने की अनुमति होगी और किसे नहीं। इसलिए हमने वहाँ के सभी स्थानीय वरिष्ठ लोगों को बुलाया और उन्हें फैसला लेने के लिए कहा कि किसे मुफ्त भोजन देना है। इसके तुरंत बाद बच्चे आने लगे, फिर बुजुर्ग लोग और बच्चों की सभी माताएं भी। विकास के हिस्से के रूप में हमने बाथरूम का निर्माण किया और एक नियम बनाया कि हर किसी को अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल करना होगा। ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया था। अपने घर में कुछ लोग सुबह सबसे पहले गोबर इकट्ठा करते थे, क्योंकि इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। उन्होंने मुझे बताया कि वे ऐसा करके घर वापस आते थे और बिना हाथ धोए सीधे नाश्ता करने के लिए चले जाते थे। आगे है, भोजन केंद्र की रसोई बिल्कुल साफ रखी जाती थी और आज भी रखी जाती है। उनमें काम करने वाले लोग मास्क पहनते हैं। भोजन स्वादिष्ट और स्थानीय रूप से पसंद किया जाने वाला होता है तथा सावधानी से तैयार किया जाता है, और जो भी आता है वह जितना चाहे उतना खा सकता है। आगे है, कुछ वर्षों के बाद हमने अपनी भोजन संबंधी योजना का प्रभाव देखा और ये अविश्वसनीय था। अपराध कम हुए क्योंकि लोगों के पास अपने परिवार के भोजन की बचत से अधिक धन था। उस पैसे का मतलब ये हुआ कि अब कुछ लोग ही रोजगार पाने के लिए बहुत दूर जाते थे और कुछ ही बच्चे सारा दिन काम करते थे। बच्चे बहुत अधिक संख्या में स्कूलों में जाने लगे और उन्होंने ग्रेजुएट होना भी शुरू कर दिया। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, इसलिए स्थानीय अस्पतालों पर दबाव कम हुआ और क्योंकि वे देख सकते थे कि हम जो कर रहे थे वह स्थानीय लोगों की मदद कर रहा था। स्थानीय आतंकवादी समूहों ने हमारी टीमों और उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। आगे, अब भी मुझे पूरा विश्वास नहीं होता है कि एक दिन मैं सिर्फ एक अच्छा भोजन पूरे क्षेत्र में इतना अंतर ला सकता है। हमने अब घना और नेपाल में भी कुछ ऐसे ही कार्यक्रम रखे जिनका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक बार फिर छोटे कदम बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आगे है, दूसरी तरफ नेपाल में हमारा केंद्र भूकंप रोधी तकनीक का पालन करते हुए ठीक बनाया गया था। जब 2015 में वहां बड़ा भूकंप आया तो आसपास की कई इमारतें ढह गई या असुरक्षित हो गई, लेकिन हमारी बिल्डिंग में बस थोड़ी सी दरार आई, इसलिए ये एक आश्चर्य स्थल भी बन गया। वास्तव में ये स्थान एक जीवन रक्षक बनकर उभरा। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उन्हें सुनिए, समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए।
बस इतना ही। धन्यवाद।